पंछी डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें पंछी डिजिटल एजुकेशन। पाठ 3 उपयोजित इतिहास भाग 2 अप्लाइड हिस्ट्री। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूं। आज के पाठ बिंदु उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन, संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र। एक झलक हम देखते हैं कि उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है, उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है, यह समझाता है हमें उपयोजित इतिहास यानी अप्लाइड हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं सामान्य जनों का इतिहास। यानी संक्षेप में हम कहें तो इतिहास का व्यवहारिक उपयोजन, यह है उपयोजित इतिहास। उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। वर्तमान में प्राप्त भूतकाल के मूर्त और अमूर्त स्वरूप के अवशेष, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृतियों, परंपराओं के अवशेष, जिन्हें हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानते हैं और वे हमारी पहचान होते हैं। इन सांस्कृतिक विरासतों के इतिहास का ज्ञान हमें हमारे उद्गम स्रोत तक ले जाता है और आने वाली पीढ़ियों के हितों को लंबे समय तक संरक्षित रखने की और उनका संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। उपयोजित इतिहास द्वारा मूर्त और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है। फलस्वरूप व्यवसाय के अनेक अवसर निर्माण होते हैं। इतिहास के आधार पर वर्तमान काल का यथा योग्य आकलन और भविष्य काल के लिए दिशा निर्देशन, इस रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन किया जा सकता है। यहां पर हमने बात की मूर्त और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत, तो हम देखेंगे कि क्या है ये विरासत। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन, यह है हमारा अगला पाठ बिंदु। अब सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन। प्राकृतिक विरासत नाम से ही जैसा हमें समझ में आ जाता है, प्रकृति से संबंधित विरासत, और सांस्कृतिक विरासत जो मानव समाज द्वारा निर्मित होती है। प्राकृतिक विरासत हमें जो है वो अपने आप प्रकृति से मिलती है और सांस्कृतिक विरासत जो है वो मानव निर्मित होती है। विरासत मतलब, जो यह शब्द बार बार आ रहा है, विरासत का अर्थ होता है जो चीज हमें पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर के रूप में मिलती रहती है, जिसका निर्माण हम स्वयं नहीं करते, वो चीज हमें मिलती रहती है अपने परिवार द्वारा, अपने समाज द्वारा, अपने देश द्वारा, अपने समय द्वारा। सांस्कृतिक विरासत ये जो होती है मानव निर्मित विरासत है ये, यानी हम जो चीजें हम देख रहे हैं, जैसे ताजमहल, हवा महल जयपुर का, हैदराबाद की चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली का कुतुब मीनार, भोपाल का सांची का स्तूप, ये सारी जो
स्मारक है, जो स्थान है, इन्हें मनुष्य ने इसका निर्माण किया है और ये हमारी विरासत हैं। यह हमें उस कालखंड की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी हमें देते हैं और यह सभी कुछ मानव निर्मित है। सांस्कृतिक विरासत के दो पहलू हैं, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब इन शब्दों को सुन के हमें लगता है कि मूर्त, अमूर्त बहुत बड़े शब्द हैं, क्या इनका अर्थ होगा? तो मूर्त स्वरूप क्या होता है, यह हम देखते हैं। मूर्त सांस्कृतिक विरासत का में शामिल हैं वास्तु, प्राचीन स्थान, पांडुलिपियां यानी हस्तलिखित वस्तुएं, शिल्प और चित्र, यानी जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, छू सकते हैं, भौतिक स्वरूप में हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं जिसे हम भौतिक स्वरूप में देख सकते हैं, वो होती हैं मूर्त स्वरूप की विरासत। अब प्राचीन काल की जैसे गुफाएं मिलती हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो हमें वहाँ की वस्तुएं मिली, हस्तलिखित पांडुलिपियां, पुरानी जगहें, ये सब जो चीजें हैं इन्हें हम भौतिक स्वरूप में देख सकते हैं। ये होती है हमारी मूर्त सांस्कृतिक। अब हम देखते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो मौखिक परंपराएं और उनके उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, पारंपरिक ज्ञान, तीज त्योहार पर्व मनाने की सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विधियां, कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियां, विशिष्ट पारंपरिक कौशल, इन परंपराओं, प्रथाओं, कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह या वर्ग, ये आते हैं हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। यानी अमूर्त मतलब जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें भौतिक स्वरूप में नहीं देख सकते। जैसे हम किसी के नृत्य को जब कोई परफॉर्म करेगा तो उसको देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन नृत्य को हम ऐसे हमेशा भौतिक स्वरूप में नहीं देख सकते। तीज त्योहार मनाने के हमारे तरीके, हमारी सामाजिक प्रथाएं और इसके अलावा अन्य हमारे पारंपरिक कौशल, हमारी भाषा, इसे हम बोलते हैं, भाषा हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। तो ये है हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जो कुछ भी मूर्त नहीं है वह अमूर्त। अब हम देखेंगे अपनी प्राकृतिक विरासत के बारे में। प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत समावेश होता है जैव विविधता का, यानी प्रकृति में पाई जाने वाली जैव विविधता, इनमें समावेश होता है प्राणियों का, वनस्पति जगत का, विशिष्ट भूरचनात्मक विशेषताओं का और आवश्यक परिसंस्था का, यानी इकोलॉजी सिस्टम का। यानी प्राणी जो है, हमारे प्राणी जगत, हमारा वनस्पति जगत और इन सब के लिए जो आवश्यक वातावरण है, जैसे प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक तरह का वातावरण चाहिए। यदि शेर को कहीं जगह, किसी जगह पे रहना है तो शेर को अपने अनुरूप वातावरण चाहिए। अब हम शेर को लाके रख दें कि हमारे मुंबई शहर में घूमे, तो मुंबई शहर में शेर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको रहने के लिए एक पर्टिकुलर विशेष वातावरण चाहिए। वो जंगल में रहता है, शिकार करता है, खुले में विचरण करता है, उसको किसी हम घर में फ्लैट में बंद करके नहीं रख सकते। तो उसको जीने के लिए एक उसके अनुकूल वातावरण चाहिए और यही अनुकूल वातावरण जो होता है उस प्राणी की परिसंस्था होती है, उसका इकोलॉजी सिस्टम होता है। अब हम कहें जैसे देवदार के पेड़ हैं, अब देवदार के पेड़ मुंबई में नहीं पाए जाते, महाराष्ट्र में नहीं मिलते। देवदार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? जो हिमालयन पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत श्रेणियां, जो पर्वत श्रेणियां हैं, वहां के स्थानों पर
देवदार के वृक्ष मिलते हैं। चिनार कश्मीर में पाया जाता है। अब चिनार का वृक्ष हम कहें कि चिनार का वृक्ष माथेरान में मिलेगा, अरब सागर के किनारे मिलेगा, या कोंकण तटीय प्रदेशों में मिलेगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि चिनार के पेड़ के लिए एक विशेष तरह की जलवायु, एक विशेष तरह की भौगोलिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये किसी भी प्राणी या वनस्पति जगत के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक वातावरण, भौगोलिक जो स्थिति होती है, यह इकोलॉजी सिस्टम या परिसंस्था कहलाती है। इसके अलावा भू रचनात्मक विशेषताएं, ये सभी कुछ प्राकृतिक विरासत में समाविष्ट होता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे तो ऐसी अनेक मूर्त एवं अमूर्त जो विरासतें हैं हमारी, उनकी सूची विस्तृत रूप से दी हुई है। भारत में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी जानकारी दी गई है। भारत में जो मूर्त स्वरूप की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक सूची दी गई है। उसी तरह भारत के विश्व विरासत के स्थान प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों की सूची दी हुई है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में पश्चिम घाट का समावेश 2012 ईस्वी में किया गया। अब पश्चिम घाट कहाँ है? यदि हम भूगोल का मानचित्र, भूगोल विषय का यदि हमने अध्ययन किया है और उसमें मानचित्र को हम देखें तो हमें तुरंत ध्यान में आ जाता है कि भारत, हमारा भारत देश में हमारा महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य से लेकर जो हम देखते हैं नीचे केरल राज्य तक जो फैला हुआ घाट है, जिसे हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं, यह विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में है और इसे 2012 ईस्वी में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में सातारा जिला और सातारा जिले में कास पठार, यहाँ पर फूलों की घाटी पाई जाती है। फूलों की घाटी मुख्य रूप से हम जब कहते हैं तो हमारे मन में एक तुरंत छवि उभरती है, वो उभरती है उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी मिलती है, जहाँ पर विश्व में जो फूल कहीं नहीं मिलते, ऐसे अनेक नाना प्रकार के फूल, रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं। तो उसी तरह के फूल महाराष्ट्र के सातारा में कास पठार पर पाए जाते हैं। तो कास पठार या सातारा को महाराष्ट्र के फूलों की घाटी कहा जाता है। सातारा जिले में कास पठार पश्चिम घाट श्रेणियों में ही बसा हुआ है और यह भी विश्व की प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल होता है। हम देख रहे हैं नीले रंगों के फूलों की छटा, गुलाबी रंग के फूलों की छटा, और यहाँ पर बहुत विचित्र अद्भुत प्रकार के पौधे, जड़ी बूटियां, फूल पौधे सब पाए जाते हैं। इसे हम महाराष्ट्र के सातारा में फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कितने अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग आकार के फूल, जिन्हें हम सामान्यतया अपने आसपास नहीं देखते। भारत के पश्चिमी घाट का भाग होने के नाते कास पठार को यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थलों में गिना जाता है। कास पठार पर खिलने वाले फूलों के रंग लगभग हर सप्ताह बदलते रहते हैं और ये विशेष मौसम में खिलते हैं, साल भर यहाँ फूल नहीं खिलते हैं। जिस तरह उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है वहाँ पर भी अगस्त सितंबर के महीने में वहाँ पे फूल खिलते हैं, उसी तरह महाराष्ट्र के कास पठार पर भी लगभग इसी महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में ही ये फूल खिलते हैं। और ये फूल हर सप्ताह इन अलग अलग रंग के फूलों की छटा छाई रहती है। जैसे यदि हम अगस्त के तीसरे सप्ताह में देखें तो पूरा कास पठार धवल यानी सफेद रंग के फूलों से भरा रहता है, तो तुरंत ही अगले हफ्ते में हल्के गुलाबी रंग के फूलों की छटा झलकने लगती है, तो कभी नीले रंग की छटा रहती है, और इस तरह अनेक रंग बिरंगे फूल वहां पाए जाते हैं। और बहुत सारे सूक्ष्म आकार के फूल मिलते हैं। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटे आकार के फूल, जिन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होती है या तीक्ष्ण दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो सहज
हमें अपनी आंखों से सहज रूप में नहीं दिखाई देते। जैसे हम गुलाब का फूल है, हमने पौधे में देखा तो तुरंत हमारे आंखों के सामने हम आंखों से उसे देख सकते हैं। तुलसी का पौधा हम तुरंत देख लेते हैं। गुड़हल का फूल हमें तुरंत दिखाई देता है। लेकिन कास पठार में बहुत सारे ऐसे भी फूल पाए जाते हैं जो सहज खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। आपको भी यदि कभी मौका मिले तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य की विश्व धरोहर का स्थान है, इसका पर्यटन जरूर करें। अब हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे देश की जो प्राकृतिक विरासत के स्थल हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव। यह है आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर गेंडे जो हैं इनका संरक्षण किया गया है। हम देख रहे हैं कि एक सींग वाला गेंडा, यहाँ पर खुले जंगल यहाँ विकसित किए गए हैं और यहाँ पर ये खुले में विचरण करते रहते हैं। कभी यदि आपको अवसर मिले तो जरूर इसका भ्रमण कीजिए। यह है सुंदरबन डेल्टा। इट इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया के एक सबसे बड़ी ये सेंचुरी है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण किया गया है। यह ऐसे बाघ, बंगाल टाइगर जो बाघ की एक प्रजाति है, ये पूरी दुनिया में केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन हमारे देश में पश्चिम बंगाल के नीचे का हम एरिया देखें तो वहां पर यह क्षेत्र स्थित है, जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कोलकाता और बांग्लादेश के बीच का जो जगह है वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जिसे हम जानते हैं। अब ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये है कोलोराडो नेशनल पार्क का। भरतपुर यानी राजस्थान में यह नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ देश विदेश से प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। यह है मानस नेशनल पार्क, आसाम में है और यहाँ ये भी प्रोजेक्ट टाइगर है। यहाँ पर भी टाइगर का संरक्षण किया जाता है। मानस नेशनल पार्क यह है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में पाई जाती है, जिसकी चर्चा अभी हमने पिछली स्लाइड में की थी। महाराष्ट्र में कास के पठार में फूलों की घाटी, और यह है उत्तराखंड में पाई जाने वाली फूलों की घाटी। और आप देख रहे हो कि कितने तरह तरह के रंग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रंग नहीं है बल्कि ये फूल हैं। इतने रंगों के फूल यहाँ खिले हुए हैं और ये दिखने में इतने सुंदर, आकर्षक और मनमोहक लगते हैं कि यदि आप यहाँ पहुंच जाओ तो आपको यहाँ से निकलने का ही मन नहीं करेगा। 2011 में मैंने इस स्थान का भ्रमण किया था, फूलों की घाटी का, और आज भी मेरी आंखों के सामने ये दृश्य आपको दिखा रही हूं तो एकदम साकार हो गया है, हो गई हैं वो यादें जब मैं यहाँ पर खड़ी थी। ये फूलों की घाटी का और एक दृश्य। हेवन इन नेबरहुड GHNP, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह विश्व प्राकृतिक धरोहर है। ये हिमाचल प्रदेश में ये है, स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क was inscribed on the World Heritage List in the year 2014 for its outstanding significance in biodiversity conservation. The park has over 1,000 plant species, many medicinal herbs, 31 species of mammals, 209 species of birds, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। यानी ये जो हिमाचल नेशनल पार्क है, यहाँ पर जैव विविधता के बहुत सारे उदाहरण यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे लगभग 1000 पौधों की प्रजातियां हैं। उसमें बहुत सारी औषधीय
जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे वहां पर है। 31 प्रकार के स्तनपायी जीव वहां पाए जाते हैं। 209 तरह के पक्षियों की प्रजातियां यहां मिलती हैं। उसी तरह से सरीसृप है, कीटक वर्ग है, यानी वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसलिए इसे विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। पुरातत्व विभाग वाले जब काम करते हैं, उत्खनन का काम करते हैं, तो उन्हें बहुत ही धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। प्राचीन स्थानों, कई स्थानों की खुदाई करते हैं और वहां पर कुछ अवशेष उन्हें मिलते हैं, खंडहर मिलते हैं। जैसे हमारे गुजरात के धौलावीरा के पास, हरियाणा का कालीबंगन, राखी गढ़ी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो इस समय पाकिस्तान में उनका आधा हिस्सा है, कुछ भाग भारत में भी है। तो ये सब उत्खनन में या खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष। ये हमारे सभी मूर्त स्वरूप में प्राप्त हमारी सांस्कृतिक विरासत। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरी उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में उपयोजित इतिहास से संबंधित कुछ अन्य और मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।